गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन को प्रारंभ किया था और लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन जो है इसके दो प्रकार एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं और किस प्रकार से रेस्पिरेशन जो है दहन की जो प्रक्रिया होती है, कंबंसेशन की जो प्रक्रिया होती है उससे डिफरेंट होती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर रहे हैं और हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल और फाइनली ईटीएस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, इसे हम आज की क्लास में प्रारंभ करेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी सभी स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है हमारा, लाइसिस का मतलब विखंडन। तो ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो विखंडित होता है उसके ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए इस स्टेप को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। नॉर्मली रेस्पिरेशन के लिए जो सबस्ट्रेट होता है हमारे पास वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज से हम प्रारंभ करते हैं और ग्लूकोज का विखंडन होकर इस स्टेप के बाद पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि ग्लूकोज का विखंडन या कार्बोहाइड्रेट का विखंडन। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास। ग्लाइकोलाइसिस जो है यह रिएक्शंस की एक सीक्वेंस है। ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है और ये सारी अभिक्रियाएं या रिएक्शंस एक सीक्वेंस के अंदर एक के बाद एक संपन्न होती है। और इस रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, यह रिएक्शंस की सीक्वेंस प्रारंभ होती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हम सभी जानते हैं, इसमें कार्बन जो है इसमें 6 होते हैं। इसका ब्रेकडाउन प्रारंभ होता है और इन सभी रिएक्शन के उपरांत अंत में हमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। यानी ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। पायरुविक अम्ल में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं। तो इस प्रकार 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में विखंडित होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी अभिक्रियाएं सीक्वेंस में होती है और इन सभी सारी अभिक्रियाओं को हम मिलकर हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का विखंडन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज विखंडित होकर पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, इसीलिए इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी। ई फॉर एम्डन, एम फॉर मेरहो, पी फॉर पार्नास। तो एम्डन, मेरहो, पार्नास, इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम के प्रथम लेटर को लेकर हमने इसका पाथवे का नामकरण किया है, जिसे हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। यह ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का पहला स्टेप होता है। तो रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसका पहला स्टेप जो है ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अभिक्रिया के लिए न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, न ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर उत्सर्जित होती है। जैसा कि श्वसन में हमने पढ़ा है, श्वसन क्रिया के दौरान पादप या जंतु, सजीव जो होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान न तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, न ही कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। तो यह एक कॉमन पाथवे है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पाया जाता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में पाया जाता है। चाहे रेस्पिरेशन हमारा एरोबिक प्रकार का हो, वायवीय प्रकार का हो या अवायवीय प्रकार का हो, दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस जो है यह पाया जाता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस जो है इसे कॉमन पाथवे भी कहते हैं और यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। श्वसन क्रिया के लिए एक विशेष कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिकाओं में, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण अभिक्रियाएं जो है ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। इसमें अभिक्रियाओं की मोटे तौर पर 10 अभिक्रियाएं जो है एक सीरीज में संपन्न होती है और प्रत्येक अभिक्रिया एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है। चलिए देखते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस का सारांश, ग्लाइकोलाइसिस कहां से संपन्न होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले
ग्लाइकोलाइसिस प्रारंभ होता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, 6 कार्बन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे सिंपल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। यहां से प्रारंभ होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज के अलावा कोई पदार्थ उपस्थित होता है तो फाइनली यह कन्वर्ट ग्लूकोज के अंदर होता है। जितने भी प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये फाइनली विखंडित होकर पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज से आगे चलकर इसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सर्वप्रथम ग्लूकोज जो है यह हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज में कोई भी फोस्फेट ग्रुप नहीं था, यहाँ पर एक एटीपी अणु इसे एनर्जी प्रदान करता है और अपना फोस्फेट ग्रुप जो है ग्लूकोज को दे देता है। और चूंकि एक फोस्फेट ग्लूकोज को दे देता है तो स्वयं जो है इसमें एक फोस्फेट कम हो जाता है तो एटीपी से एडीपी बन जाता है और ग्लूकोज 6 फोस्फेट का निर्माण होता है जिसमें मैंगनीज जो है कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार पहला स्टेप जो है इसमें ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसके लिए एटीपी एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप में इसका आइसोमराइजेशन होता है और फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा इसका आइसोमराइजेशन होता है। मैग्नीशियम यहाँ पर कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। वो ग्लूकोज जो है ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर होता है और फ्रक्टोज एक कीटो शुगर होता है। एल्डोज शुगर का मतलब इसमें एल्डिहाइड एक्टिव ग्रुप पाया जाता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन एक्टिव ग्रुप पाया जाता है। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट होता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति। अगला स्टेप जो होता है इसमें फ्रक्टोज 6 फोस्फेट इसका फिर एटीपी एनर्जी की द्वारा एक फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट से और जुड़ जाता है। इसके लिए भी वापस एटीपी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक फोस्फेट यहाँ से अलग होता है और फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से जुड़ जाता है और फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट का निर्माण होता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट जो बनता है इस एंजाइम के लिए हमें आवश्यकता होती है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूल है इसके दोनों एंड के ऊपर फोस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। फ्रक्टोज में 6 कार्बन है तो पहले कार्बन पर फोस्फेट ग्रुप जुड़ गया और छठे कार्बन पर फोस्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो इसलिए इसे फ्रक्टोज 1,6 डाइफोस्फेट हम इसे कह देते हैं। अब यहाँ पर इस अणु का विखंडन होता है एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा। एल्डोलेज एंजाइम जो है इसे विखंडित करने का काम करते हैं और फ्रक्टोज 1,6 डाइफोस्फेट के विखंडन से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फोस्फेट, दूसरा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट। चूंकि फ्रक्टोज में थे 6 कार्बन थे, अब फ्रक्टोज में चूंकि 6 कार्बन है तो यह विखंडित होकर 3 कार्बन युक्त डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट बनाता है और 3 कार्बन युक्त ही ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट बनाता है। तो 3 कार्बन इसमें है, 3 ही कार्बन इसमें है, तो टोटल यहाँ पर थे 6 कार्बन। तो 6 कार्बन विखंडित होकर 3-3 कार्बन वाले ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यह जो है इसमें एसीटोन ग्रुप कीटोन ग्रुप पाया जाता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब यहाँ पर आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा यह जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फोस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट में। यानी फाइनली इस स्टेप के उपरांत फ्रक्टोज 1,6 डाइफोस्फेट जो है इससे 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं हमें ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट के। यानी यहाँ से ग्लिसरेल्डिहाइड फोस्फेट के 3 फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल चलेंगे जो पूरी रिएक्शन में आगे तक चलेंगे। चलिए हम एक की बात करते हैं। यह ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट जो है क्योंकि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, अब यहां से इस एल्डिहाइड से डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया होती है और जो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, जो प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, इन प्रोटॉन को ग्रहण करने का काम करते हैं। ये रिड्यूसिंग पावर होता है एनएडी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये रिड्यूसिंग पावर है, ये इससे निकले हुए हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं, हाइड्रोजन ग्राही की तरह काम करते हैं और NADH2 का निर्माण हो जाता है और एंजाइम होता है यहाँ पर ट्रायोज फोस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो इस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा डिहाइड्रोजनेशन होता है और NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है और फाइनली हमें प्राप्त होता है 1,3 था। साथ में एक फोस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर जुड़ता है, H3PO4 जुड़ता है। यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप जो जुड़ता है
इसके लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, इसलिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। तो ग्लिसरेट लेते हैं 3 फॉस्फेट के, चूंकि 2 अणु थे इसलिए 2 ही अणु बन जाते हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के। अब यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ से 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट अलग होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, यानी सबसे पहली बार यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होता है। और एटीपी का संश्लेषण जब होता है इसमें एंजाइम चाहिए होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, मैग्नीशियम यहाँ पर कोफैक्टर के रूप में काम करता है, और इस एंजाइम के द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे, 3 कार्बनिक मॉलिक्यूल था, 2 फॉस्फेट इससे जुड़े थे, एक फर्स्ट कार्बन पर, दूसरा थर्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ था। इसमें से एक कार्बन अलग हो गया, फर्स्ट वाला जो है फॉस्फेट अलग हो गया फर्स्ट कार्बन पर जो था, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर सबसे पहली बार एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 ही मॉलिक्यूल इसके बनेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल यहाँ पर एटीपी के संश्लेषित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल हमें NADH2 के प्राप्त हो गए, 2 ही मॉलिक्यूल यहाँ पर एटीपी के प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर इसके अंदर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के उपरांत जो फॉस्फेट तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ था वह फॉस्फेट अब दूसरे नंबर कार्बन पर चला जाता है, और एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो यहाँ पर म्यूटेशन के द्वारा फॉस्फेट ग्रुप जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तीसरे कार्बन से यह दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप चला जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट होता है इनोलेज एंजाइम के द्वारा एक जल के अणु का इसमें निष्कासन होता है, और जल के अणु बाहर निकलने से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्राप्त होता है। और यहाँ पर इसके उपरांत पूरे एटीपी का संश्लेषण होता है। इसमें जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ था, यह फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाता है और एटीपी अणु का संश्लेषण होता है, और फाइनली हमें पाइरुवेट प्राप्त हो जाता है, जिसमें एक भी फॉस्फेट ग्रुप मौजूद नहीं है। 3 कार्बन युक्त पाइरुवेट का संश्लेषण होता है, एंजाइम होता है पाइरुवेट काइनेज। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ये एक ग्लूकोज का अणु फाइनली पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जिसे बोलते हैं उसके 2 अणुओं का निर्माण करता है। ग्लूकोज में कार्बन थे 6, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में कार्बन होते हैं 3। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आप यहाँ पर देखते हो 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के बनते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ पर और 2 एटीपी यहाँ पर, टोटल 4 एटीपी बन जाते हैं। एक NADH2 का मॉलिक्यूल 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इससे जो है 3 एटीपी बनते हैं जब यह ETS में जाता है। यह NADH2 फाइनली ETS में जाकर इस NADH2 से एटीपी का निर्माण होता है। तो एक NADH2 3 एटीपी का निर्माण करता है, तो 2 NADH2 यहाँ पर अवेलेबल है, तो 2 NADH2 जो है टोटल 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। तो 6 एटीपी यहाँ से, 2 एटीपी यहाँ से, 2 एटीपी यहाँ से, टोटल 10 एटीपी का हमें लाभ प्राप्त होता है, 10 एटीपी हमारे बनते हैं। इस पूरी अभिक्रिया के दौरान एक एटीपी का उपयोग यहाँ किया गया है, दूसरे एटीपी का उपयोग यहाँ पर किया गया है। टोटल 2 एटीपी जो है इसमें उपयोग में ले लिए गए हैं, टोटल 10 एटीपी बनते हैं। तो 10-2 जो है टोटल 8 एटीपी, 8 एटीपी का हमें नेट लाभ जो है इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया की सिंपल बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है, पाइरुविक अम्ल के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं, और इस संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान टोटल 10 एटीपी बनते हैं, और 2 एटीपी चूंकि उपयोग में ले लिए गए तो शुद्ध लाभ जो है यह हमें 8 एटीपी का हमें प्राप्त हो जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया का सारांश था। यहां पर हमने एक आरेख के द्वारा समझा, शॉर्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लूकोज का जो अणु है ये 10 अभिक्रियाओं के उपरांत, 10 अभिक्रियाओं की सीरीज के उपरांत पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है, और मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से होती है। यहां पर आप देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं हम ग्लूकोज से।
यह ग्लूकोज का जो अणु होता है सर्वप्रथम हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहां पर काम करता है और एक एटीपी अणु मैग्नीशियम कोफैक्टर की प्रेजेंस में एडीपी में बदलता है और एटीपी में जैसा कि नाम से स्पष्ट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि यहाँ पर 3 फॉस्फेट है इसलिए ट्राइफॉस्फेट, यह बदल जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर चूंकि 2 फॉस्फेट है तो एटीपी से एक फॉस्फेट निकलता है और ग्लूकोज के इस अणु के अंदर जो 6 नंबर कार्बन होता है, यह है कार्बन नंबर 6, इस छठे कार्बन से जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है। ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन है और छठा जो है ये ऑक्सीजन होता है। तो एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन है और छठा कार्बन रिंग से बाहर होता है। तो छठे कार्बन से जो OH जुड़ा होता है यहाँ से H रिप्लेस होता है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है जिसे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। तो इस प्रकार ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन के उपरांत फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है और एटीपी अणु की एनर्जी यहाँ पर काम आती है। ये था स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज जो है यह 6 मेंबर्ड मॉलिक्यूल है जबकि फ्रक्टोज जो है यह 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन और 5 होते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, छठा कार्बन बाहर है। जबकि फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग है और इस रिंग के अंदर फर्स्ट कार्बन रिंग से बाहर है, 2 3 4 5 ये 4 कार्बन रिंग के अंदर है और छठा कार्बन रिंग से बाहर है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है मैग्नीशियम कोफैक्टर की प्रेजेंस में अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये था सेकंड स्टेप जिसमें आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पर बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप के अंदर जो है वापस फॉस्फोराइलेशन होता है, सेकंड फॉस्फोराइलेशन होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसके साथ एक एटीपी जुड़ता है और फॉस्फेट ग्रुप, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, पहला फॉस्फेट जुड़ा था ये 6 नंबर कार्बन से जुड़ा था, अब जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा यह पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा। अभी ये पहले नंबर का जो कार्बन है इस कार्बन के साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पहला नंबर का कार्बन फर्स्ट कार्बन है, इस पर भी फॉस्फेट ग्रुप है और ये 6 नंबर कार्बन है, इसके पर भी फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस प्रकार फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉस्फोराइलेशन कंप्लीट होता है। चौथा जो स्टेप है इसके अंदर इस मॉलिक्यूल का क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब विखंडन होता है। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल के अंदर विभाजित हो जाता है। एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, सिंथेसिस होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ये एक कीटो शुगर होती है जिसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ये देखिएगा C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप पाया जाता है। ये एक एल्डिहाइड शुगर पाई जाती है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 कार्बन है, फर्स्ट 2 और 3 ये 3 कार्बन जो है ये निर्माण कर लेते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। चौथा, पांचवा, छठा ये 3 कार्बन है ये निर्माण कर लेते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप वाले मॉलिक्यूल का। तो इस प्रकार इसके अणु का विखंडन होने से 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए हमें, एक एसीटोन है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट इसलिए 1 2 3 तीसरा कार्बन है इस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अगला स्टेप है पांचवा स्टेप जिसमें ये दोनों जो शुगर बनी है इनमें इंटर कन्वर्जन होता है। तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो था इसका जो ये ग्रुप था कीटो ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज होता है और आइसोमराइजेशन होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमराइज की उपस्थिति में वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। यानी यह अपने आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पांचवा स्टेप था। छठा स्टेप जो है इस स्टेप के अंदर इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये जाकर अटैच होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक फॉस्फेट पहले से जुड़ा हुआ था जो तीसरी पोजीशन पर जुड़ा हुआ था, अब इसके साथ एक फॉस्फेट और जुड़ता है लेकिन यह फॉस्फेट एटीपी के रूप में नहीं जुड़ता है। यहाँ पर एटीपी का अणु नहीं जुड़कर डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और यह जुड़ेगा नंबर 1
कार्बन के साथ आकर अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन जो है इसके साथ आकर ये अटैच होता है। तो ये तीसरे नंबर पर फॉस्फेट पहले से था, एक नंबर कार्बन से फॉस्फेट और आ गया, इसे हम कहते हैं 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान यहां से हाइड्रोजन जो है इसका निष्कासन होता है और इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ग्राही NAD, जिसे हम निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NADH2 का संश्लेषण होता है और यह प्रक्रिया कहलाती है डिहाइड्रोजिनेशन कहलाती है। और ये जो NADH2 बनता है, इस NADH2 का होता है फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यह यहां से ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर चला जाता है। अगला स्टेप है जिसमें 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है यह 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और इस प्रक्रिया के दौरान ADP अणु जो है इससे ATP का संश्लेषण होता है। ADP का मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जबकि ATP जो है इसमें ADP के अंदर 2 फॉस्फेट और ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं। अब इससे एक फॉस्फेट कहां से प्राप्त होता है? यह जो फॉस्फेट है यह फॉस्फेट आकर ADP से जुड़ जाता है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर ATP का संश्लेषण होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज एंजाइम के द्वारा मैग्नीशियम कोफैक्टर काम करता है, यह फॉस्फेट ग्रुप आकर ADP से अटैच हो जाता है और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल थे तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 ADP के मॉलिक्यूल थे तो 2 ATP के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 ATP अणुओं का संश्लेषण हो जाता है। अगला स्टेप है, 8वां जो स्टेप है, यहाँ पर यह जो फॉस्फेट ग्रुप है यह फॉस्फेट ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करता है, म्यूटेशन होता है और यह सेकंड नंबर के कार्बन से जाकर जुड़ जाता है। तो यह फॉस्फेट ग्रुप मूवमेंट होकर सेकंड नंबर के कार्बन पर चला जाता है, इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं और इसमें एंजाइम भाग लेता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज और मैग्नीशियम यहाँ पर कोफैक्टर के रूप में काम करता है। जो 9th स्टेप होता है, 9th स्टेप के अंदर एक H2O का मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलता है। आप यहाँ से देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, H2 यहाँ से बाहर निकलता है, फाइनली फोस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं जो कि इनोलेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है। ये है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप के अंदर ये जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है इससे यह फॉस्फेट ग्रुप वापस निकल जाता है, ADP अणु इस फॉस्फेट को ग्रहण करता है, फाइनली ATP का संश्लेषण होता है, एंजाइम यहाँ पर काइनेज एंजाइम काम करता है और दूसरी बार ATP का संश्लेषण होता है और एंड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है जिसे हम पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट कहते हैं। तो इस प्रकार फाइनली हमें पाइरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं और इसमें हमारा ATP अणु का संश्लेषण होता है। इस प्रकार हमने पूरी प्रक्रिया को हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हमने देखा है कि किस प्रकार से एक ग्लूकोज का अणु जो है फाइनली 3 कार्बनिक 1 2 3 3 कार्बनिक पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है और पूरी अभिक्रिया के दौरान हमें 8 ATP के अणुओं का शुद्ध लाभ हमें प्राप्त होता है। अगर वापस सारांश की बात करें तो शुरुआत में हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने 1 ATP बनाया था, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने 1 ATP बनाया था, 2 ATP का यहाँ पर उपयोग किया गया था, -1 का मतलब उपयोग हो गया था। 2 NADH2 के मॉलिक्यूल बने थे तो 6 ATP प्राप्त होते हैं, 2 जगह ATP का संश्लेषण हुआ था तो 2 ATP यहाँ पर और 2 ATP यहाँ पर, टोटल 10 ATP बनते हैं, 2 ATP कंज्यूम हो गए और टोटल 8 ATP का हमें शुद्ध लाभ यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम ग्लाइकोलाइसिस से आगे के स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।